जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। आज हम पढ़ेंगे 22 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए फटाक से अपना सत्र करें। आज की पॉजिटिविटी है, मित्र वही है जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। जीवन का एक ही रूल है, करो या मरो। अर्थात ऐसा नहीं कि जान गंवा दो। अर्थात मेरे प्रिय साथियों, जीवन में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो तो सोना, खाना, पीना और ये सब सारी चीज़ें जो है वो थोड़ा आराम जो है जिसे कहा जा सकता है उसको त्यागना पड़ेगा और एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी जीत संभव है। क्योंकि जिस समय आप आराम करेंगे एफर्ट लगाने वाला एफर्ट लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। बात बहुत गहरी है, सोचिएगा, जरूर विचार करिएगा, ठीक है। चलिए आइए, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 मई 2025 को किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? तो गीतकार गुलजार जी को और साथ ही साथ जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को दिया है। ए और बी सही होगा। यामिनी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डेज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई, मतलब कि 22 मई को ये मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर जितने भी जैव विविधताएं हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जितने भी बायोडाइवर्सिटी है उसका उल्लेख, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और इस बार का जो विषय है वो है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। जैव विविधता मतलब हमारे इर्द गिर्द जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, जीव है, जंतु है, पृथ्वी में जो जीवन है उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। और उसके संरक्षण और संवर्धन के दिन के लिए आज जो है दिवस मनाया जाता है। 22 मई 1992 से जो है इसे स्टार्ट किया गया था कन्वेंशन के तौर पे। क्लियर? चलो, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मैं आपको बता दूं 2011 में जो राज्य तीसरे नंबर में था वो आज पहले नंबर में है, और जो पहले नंबर में था वो आपको बताना है कि कौन से नंबर पे है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये राज्य है मिजोरम। मिजोरम मेरे प्रिय साथियों पूर्वोत्तर राज्य का जो है बहुत ही शांत और अपनी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण एक ऐसा राज्य है जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी ख्याति मतलब आपकी विशेषता रखता है। तो मिजोरम जो है वो पहले नंबर में हो गया है लिटरेसी रेट में। और मैं बता दूं भारत सरकार की 95% साक्षरता दर पूर्ण करने के जो लक्ष्य को इसने और पार कर दिया है। लगभग 98 कुछ प्रतिशत ये साक्षर हो चुका है। इन्होंने एक उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान और पढ़ना लिखना, जीवन कौशल, प्राथमिक शिक्षा, कौशल विकास, सतत शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, मेहनत किया और आज वो 98% जो है साक्षरता दर यहाँ पर हो चुकी है। देख सकते हो अब 95% मानक है भारत सरकार की और मिजोरम जो है 98.20% के साथ पहले नंबर में आ गया है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है ना। 1972 में इसका स्थापना हुआ था। विजय कुमार सिंह यहाँ के राज्यपाल है। 11 जिले हैं टोटल। क्षेत्रफल 21,081 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के एरिया में फैला हुआ है। 2011 जनगणना के अनुसार मैंने बताया 91.33% के साथ ये तीसरे नंबर पर था। केरल राज्य पहले नंबर में था, ठीक है। मिजोरम यहाँ दिखाई दे रहा होगा मेरे प्रिय साथियों, एक ऐसा राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। त्रिपुरा एक बहुत ही खास तौर से मैंने जो कहा अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जनजाति संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। त्रिपुरा बहुत ही शानदार राज्य है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं होती है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में मई 2025 में चीन और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन 2025 शुरू किया है? तो किसके साथ? तो चीन के साथ कर रहा है प्रैक्टिस कंबोडिया। कंबोडिया जो है मेरे प्रिय साथियों चीन के साथ ये प्रैक्टिस कर रहा है और अपने जो चीन सागर वाले क्षेत्र में है ये इन क्षेत्र में और जहाँ बॉर्डर एरियाज पे है ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे इन सैनिकों के माध्यम से, जिसमें
बहुत ही ज़्यादा कहा जा सकता है एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियारों का परीक्षण भी किया गया है। इस बार इन्होंने थीम रखा है जो है आतंकवाद रोधी कार्यवाही, मानवीय राहत कार्य, शांति बनाए रखना, सहयोग को बढ़ाना, है ना। और इसका मुख्य उद्देश्य कि साझा ऑपरेशनों की दक्षता को बढ़ाना, जमीन, समुद्री और हवाई मशीनों में जो है इजाफा करना और एक दूसरे को क्या देना, राजनीतिक और आपका आर्थिक सहायता और एक दूसरे को आपका कहा जा सकता है सेना बल के माध्यम से सपोर्ट करना। ठीक है, चलिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में निम्न में से कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं? तो देखो, टोटल ना 3 ऐप लॉन्च किए गए हैं। एक है आपका डिपो दर्पण, है ना, दूसरा है अन्न मित्र और तीसरा है अन्न सहायता। अब ये तीनों ऐप की अलग अलग विशेषता है। मोबाइल ऐप है ये, इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को काफ़ी ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। जैसे कि डिपो दर्पण ऐप है, ये गोदाम की निगरानी के लिए बनाया गया है। प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे के साथ ये मतलब क्या करेगा, निगरानी रखेगा गोदाम की, है ना, एफसीआई गोदाम वगैरह की। और ये मुख्य रूप से कामकाज की देखरेख, किस प्रकार से आवागमन हो रहा है, किस प्रकार से खरीदी की जा रही है, किस प्रकार से जो है लोगों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान बांटे जा रहे हैं, अन्न बांटे जा रहे हैं, उन सब सारी चीज़ों पे गौर करेगा। उसके बाद है अन्न सहायता ऐप। ये शिकायत दर्ज करने के लिए प्लेटफॉर्म है। मतलब कि इस ऐप के जरिए अपनी शिकायतों को दर्ज कराया जा सकता है। स्थानीय भाषा में ये आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अन्न मित्र ऐप। अन्न मित्र ऐप क्या करेगा, तो पीडीएस वितरण के लिए एक कमांड सेंटर है। जैसे कि राशन डीलर, खाद्य निरीक्षक, जिला अधिकारियों के लिए है। इससे राशन वितरण में निगरानी की जाएगी। मासिक बिक्री किस प्रकार से है, प्रॉपर उसमें रिपोर्टिंग कहा जा सकता है ना। ये जितने भी मतलब राशन दुकान वाले हैं वो बेचेंगे तो इसमें प्रॉपर जो है अपना टैली करवाते जाएंगे और ये एक प्रकार का डिजिटल कंट्रोल सेंटर के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, और सब अधिकारी इसका जानकारी प्राप्त करेंगे और ये मुख्य रूप से पोर्टल में स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं सभी लोग। उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि 1946 में इसका गठन हुआ है। प्रहलाद जोशी प्रभारी मंत्री है और नीमूबेन भबानिया इसके कैबिनेट मंत्री हैं। चलो, खाद्य सुरक्षा या पीडीएस प्रणाली क्या होता है, तो 2 प्रकार से इसमें चीजें याद रख सकते हैं आप पीडीएस में, और सॉरी खाद्य सुरक्षा और पीडीएस दोनों में। एक है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है, अगर देखें ये एक भंडारण प्रणाली है या खाद्यान्न भंडारण प्रणाली है, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना मतलब 1969 से 74 में शुरू किया गया था। इसमें एफसीआई मतलब भारतीय खाद्य निगम का जो है गोदाम होगा। गेहूं, चावल जो है स्टोर किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर गरीबों को वितरित किया जा सके। ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके तहत सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन दुकानों से सस्ता अनाज देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीडीएस कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पद्धति में खाद्य सुरक्षा और पीडीएस चलता है। चलें, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। साइबर अपराधों से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई E0 FIR पहल किस उद्देश्य से संबंधित है? तो E0 पहल जो है मेरे प्रिय साथियों, इसका ऑप्शन होगा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करने की तेजी प्रक्रिया E0 FIR होगा। मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, या किसी प्रकार से किसी के साथ ठगी हो रही है तो ये सार्वजनिक रूप से इसमें पोर्टल में क्या कर सकता है, जाके लोग FIR कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, तो शिकायतकर्ता 2 तरीके से शिकायत कर सकता है। एक है www.cybercrime.government.in में क्या कर सकता है, मतलब अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। और हेल्पलाइन नंबर है आपका 1930 मतलब 1930 पे कॉल कर सकता है। तो ये 2 प्रकार से शिकायत दर्ज हो गए। ठीक है। अब यह शिकायत क्या कहलाएगी, 0 FIR के रूप में दर्ज की जाएगी। ठीक है। अब FIR को संबंधित साइबर थाना में भेजा जाएगा और शिकायतकर्ता को 3 दिन के भीतर थाना जाकर इसे नियमित FIR में बदलना होगा। मतलब 3 दिन के अंतर्गत शिकायतकर्ता यहाँ जाकर इसे आपका पुलिस वालों को बताएगा कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं और इससे मुझे
क्या करिए, इसका मुझे क्या करिए आप, मतलब निदान करिए इसका, ठीक है, इसका निराकरण करिए, निदान नहीं निराकरण करिए। चलिए, गृह मंत्रालय 15 अगस्त 1947 को बना। अमित शाह सहायक जो है, इस सहायक कौन कौन है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, चालू है ना रिकॉर्डिंग? अगला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी कृषि संकल्प अभियान जो कि 29 मई से 12 जून 2025 तक आयोजित किया जा रहा है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी है। अब सभी में क्या आएगा, किसानों को आधुनिक तकनीक के प्रति जागरूकता पैदा करना। जैसे कि देखें तो भारत के अलावा अगर हम दूसरे देश पे नज़र डालते हैं तो कृषि पद्धति काफ़ी आधुनिक हो गई है, ठीक है, तो उस आधुनिकता की ओर लेकर जाना, जो पारंपरिक तरीका है उससे जो है लोगों को ध्यान हटाना। नई बीज किस्म के प्रति जागरूकता पैदा करना, जितना ज़्यादा हाइब्रिड बीज या जो है आपका उत्पादित, जिससे उत्पादन ज़्यादा हो, उन बीजों का अगर उपयोग करके कार्य करते हैं कौन, तो किसान या खेती करते हैं किसान, तो उसमें क्या होगी, बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और मुनाफा होने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। वैज्ञानिक और व्यवहारिक खेती को बढ़ावा देना, जितना ज़्यादा आप वैज्ञानिक खेती करेंगे, जितना आप सोच समझ के खेती करेंगे, उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, उतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस लोगों में फैलेगी, ठीक है। तो इसके प्रति कार्य किया जा रहा है, किसमें, तो आपका राष्ट्रव्यापी कृषि संकल्प अभियान, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, किसानों को आधुनिक तकनीक, नई बीज किस्म, वैज्ञानिक व्यवहारिक खेती को बढ़ावा देना, ठीक है। चलो, डाटा से कोई ऐसा कोई सवाल नहीं है, मेंस में पूछा जाता है तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। कार्लोस अल्कराज ने हराया है टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर को, ठीक है। किसमें हराया, तो इटालियन ओपन में। दादर नागर हवेली और दमन दीव में खेला जाएगा खेलो इंडिया बीच गेम्स। PSLV 61 की विफलता की जांच के लिए समिति गठित की गई है। रांझो की बावली जो है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक कार्य के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सेलेक्ट किया गया है नई दिल्ली में। एलिस रैंडमा जो कि कौन है, स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीती है, मिस वर्ल्ड 2025 में पार्टिसिपेट करी हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर के बच्चे माउंट एवरेस्ट पे सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं। उनकी एवरेज एज जो है 16 वर्ष है महज। 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, इसका आंसर आपको देना है। एकदम सिंपल सा आंसर है मेरे प्रिय साथियों। हमारा सत्र यहीं कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।